नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेरी वेलकम टू द हाइट्स। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी को। सल्तनत काल जिसके अंतर्गत 5 डायनेस्टीज आती है, जिनमें से 3 डायनेस्टीज जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उसे हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम चौथी डायनेस्टी, 4th नंबर की डायनेस्टी सैयद वंश को डिस्कस करने वाले। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। इसके शासनकाल को देखते हैं, टाइम पीरियड क्या है इसका भारतीय भूभागों पर शासन करने का। तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी का ये जो टाइम पीरियड है, ये है सैयद वंश का। ठीक है, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है भारतीय भूभागों पर, सैयद वंश के शासकों ने। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं बता चुकी हूँ, सल्तनत काल की जितनी भी डायनेस्टीज है, 5 डायनेस्टी के शासनकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के संबंध में मैंने कल एक लेक्चर बनाया था जिसमें एक ट्रिक शेयर की थी, जिसके माध्यम से हमने सल्तनत काल के वंशों को याद किया था, इनके नामों को याद किया था, इनके क्रम को याद किया था, वंशों के की क्या क्रम है। साथ ही साथ हमने शासनकाल भी डिस्कस किया है। तो यदि वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आइए आगे चलते हैं। टाइम पीरियड नोट डाउन कर ही लिया होगा दोस्तों। थोड़ा सा तुगलक वंश की ओर जाते हैं उसके अंतिम समय में, तो यहाँ से चीज़ें कंटिन्यू करने में ईजी रहेगा। तुगलक वंश जिसका दी एंड कब होता है, 1398 ईस्वी में। क्या डिस्कस किया था हमने, तुगलक वंश का एंड होता है 1398 ईस्वी में, यहाँ खत्म हो जाता है तुगलक वंश। अब 1398 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक पूरा गैप चलता है। यहाँ पे किसी भी वंश का नाम नहीं आता कि इस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1398 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक सैयद वंश भी 1414 ईस्वी से स्टार्ट होता है, जबकि 1398 में ही तुगलक वंश समाप्त हो चुका था। अब यहाँ क्या चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे कुछ विवादास्पद स्थिति रहती है दिल्ली सल्तनत की, है ना। छुटपुट शासक आए, कुछ समय के लिए उन्होंने शासन किया, दूसरे शासक का आक्रमण हुआ, वो शासक चला गया, फिर किसी और का शासन हो गया, किसी और ने फिर आक्रमण किया, ये शासक चला गया। ये वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत पे, इस समय के दौरान 1398 से 1414 ईस्वी के मध्य में ये स्थिति चल रही थी। तो क्या हुआ था कि 1398 ईस्वी में तुगलक वंश पे तैमूरलंग का आक्रमण होता है ना। और कई भूभागों को जो तुगलक वंश के अंतर्गत आते थे, साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, कई भूभागों को तैमूरलंग जीत जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए तैमूरलंग का शासन वहाँ पे चलता है। उसके बाद में क्या होता है, तैमूरलंग जो आए थे ना दोस्तों, ये मध्य एशियाई क्षेत्रों से आए थे, मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग से आए थे। वहाँ पे काफ़ी बड़ा साम्राज्य था तैमूरलंग का। अब वो यहाँ से दिल्ली सल्तनत को इतना महत्व नहीं देते हैं और पुनः अपने शासन को संभालने के लिए चले जाते हैं। तो लौटते समय क्या करते हैं, ये जो भारतीय भूभाग इन्होंने जीते थे, जैसे कि लाहौर हो गया, आपका मुल्तान हो गया, दीपालपुर हो गया, इनकी सूबेदारी खिज्र खां नामक व्यक्ति को देकर जाते हैं। खिज्र खां कौन है, तो जब तैमूरलंग ने तुगलक वंश पर आक्रमण किया था, तुगलक शासक पर आक्रमण किया था, उस समय ये सहायक हुए थे तैमूरलंग के। ठीक है, तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये जो क्षेत्र है भारतीय भूभाग, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इनके सूबेदारी किसे देके जाते हैं, खिज्र खां को देके जाते हैं। अब तैमूरलंग जैसे ही जाते हैं अपने साम्राज्य में, वैसे ही क्या होता है, दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो जाता है, दौलत खां नामक व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है, दौलत खां का अधिकार हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय तक ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं और खिज्र खां इन पर आक्रमण कर देते हैं, दौलत खां पर, और दिल्ली सल्तनत का अधिकार अब किसके हाथ में आ जाता है, खिज्र खां के हाथ में आ जाता है। कब आता है, 1414 ईस्वी में। तो ये सारी कंडीशंस थी इस शासनकाल के दौरान, 1398 ईस्वी से 1414 ईस्वी की मध्य की कहानी ये है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी वंश का नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, एक गैप है ये। तो अब 1414 ईस्वी में दिल्ली के शासन पर कौन बैठ गया, खिज्र खां का अधिकार हो जाता है। और इसीलिए 1414 ईस्वी में खिज्र खां एक वंश की स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत पर, जिसका नाम होता है सैयद वंश। क्या नाम होता है डायनेस्टी का, डायनेस्टी का नाम होता है सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। आई होप आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब याद रखेंगे, सैयद वंश का संस्थापक कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ, खिज्र खां हुए फाउंडर। ठीक है, कब इन्होंने स्थापना की, तो इन्होंने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की है। ठीक है, 1414 ईस्वी, इजी नंबर है, याद रह जाएगा, 1414। ठीक है, 1414 ईस्वी में सैयद वंश के संस्थापक हुए खिज्र खां। फाउंडर कौन हुए, खिज्र खां। याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ
सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां हैं। अब खिज्र खां की पर्टिकुलर यहाँ बात कर लेते हैं कि खिज्र खां का शासन सैयद वंश पे कब से कब तक रहता है, कब से कब तक इस सैयद वंश की राजगद्दी पर विराजमान रहते हैं। तो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां सैयद वंश की राजगद्दी पर विराजमान रहते हैं। कब से कब तक? 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी। तो ये भी नोट करेंगे। खिज्र खां लिखेंगे, ब्रैकेट में इनका शासनकाल का समय लिख लेंगे जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। सैयद वंश के संस्थापक हुए 1414 ईस्वी में, इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। उपाधि, इनकी एक उपाधि थी, उपाधि का नाम लिखेंगे। रेयत ए आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्या नाम था? रेयत ए आला, उपाधि का नाम रेयत ए आला उपाधि। पूछा जाता है रेयत ए आला उपाधि किसकी थी, यह टाइटल किसने लिया था? तो खिज्र खां की थी। दोस्तों ये जो खिज्र खां होते हैं ये चाहे अपने सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं भूलते हैं कि तैमूर लंग के अधीनस्थ होकर मैं काम कर रहा हूँ, है ना। ये कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं करते हैं, यह हमेशा तैमूर लंग के अधीनस्थ रहकर ही कार्य करते हैं। इवन दो तैमूर लंग की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र हुए शाहरुख, उन्हें भी ये राजस्व वगैरह और भेंट पहुँचाते रहते थे, ये समझकर कि मैं इनके अधीनस्थ काम कर रहा हूँ। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख है ना उनके पुत्र। आप ये मत समझिएगा किसी एक्टर का नाम ले रही हूँ या फिर आप कल से कहने लग जाए शाहरुख खान, ठीक है। चलिए ये तो जोक्स का पार्ट था, आगे बढ़ते हैं। अब खिज्र खां क्या है उपाधि? रेयत आला की उपाधि थी इनकी। मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1421 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, खिज्र खां की। अब शासक कौन बनते हैं? तो अगले शासक सैयद, ये तो खिज्र खां की कहानी हो गई। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? 1421 ईस्वी, और इनका शासन समाप्त हो गया खिज्र खां का। अब अगला शासक कौन बनता है सैयद वंश का? तो खिज्र खां के पुत्र थे जिनका नाम था मुबारक खां। क्या नाम था? मुबारक खां थे, खां नाम था। वे सैयद वंश के अगले शासक बनते हैं। देखते हैं अब मुबारक खां को। तो मुबारक खां इन्होंने कब से कब तक शासन किया है सैयद वंश पे? 1421 ईस्वी में ये सैयद वंश के राजसिंहासन पर विराजित होते हैं, और 1434 ईस्वी है ना, 1434 ईस्वी तक ये अपने शासन को संभाल के रखते हैं। योग्य शासक थे, कहा जा सकता है कि सैयद वंश के सबसे योग्य शासक मुबारक शाह ही हुए थे। तो दोस्तों इनका शुरुआती नाम मुबारक खां था। जब ये खिज्र खां के पुत्र हुआ करते थे तो इनका नाम मुबारक खां था, लेकिन इन्होंने शाह की उपाधि धारण की, शाह टाइटल लिया, इसीलिए इनका नाम, जब ये राजगद्दी पर बैठे तो इनका नाम क्या हो गया? मुबारक शाह हो गया। ये शाह जो है पीछे लगा हुआ, ये इनका क्या है? उपाधि है इनकी, इनका टाइटल है, इसीलिए इनका नाम मुबारक शाह पड़ा गया, नहीं तो इनका रियल नेम क्या है? मुबारक खां है। सैयद वंश के सबसे योग्य शासक हुए, अच्छे पढ़े लिखे थे ये शासक। इनके साम्राज्य में इन्होंने याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये एक बहुत बड़े रचनाकार थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। नाम याद रखेंगे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, नाम नोट डाउन भी करेंगे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। किसने संरक्षण प्रदान किया था? मुबारक शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। पूछा जाता है एग्जाम में याहिया, केवल इतना ही नाम भी आ जाएगा, है ना, पूरा नाम ना भी आए ना, याहिया केवल नाम देकर भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ये किसके संरक्षण में या किसके दरबार में रहा करते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे याहिया, है ना। या फिर सरहिंदी भी कई बार दिया हुआ है नाम, सरहिंदी, है ना। ये रचनाकार किसके दरबार में रहा करते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे। पूरा नाम भी दिया जा सकता है, इसलिए पूरा नाम नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। क्या नाम है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के को संरक्षण दिया था। किसने? मुबारक शाह ने। आगे चलकर इन रचनाकार ने ही तारीख ए मुबारक शाही कृति की रचना की थी। कृति का नाम लिखेंगे तारीख ए मुबारक शाही। किसके द्वारा रचित है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा यह रचित कृति है। नाम है तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह के बारे में वर्णन किया गया है। इस शासक के बारे में वर्णन किया गया है। किस पुस्तक में? तारीख ए मुबारक शाही में। किसके द्वारा लिखी गई है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। आइए आगे चलते हैं। मुबारक शाह द्वारा यमुना नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की गई थी। उस नगर का नाम था मुबारकाबाद। क्या नाम था नगर का? नगर का नाम था मुबारकाबाद। और कहाँ की गई थी? यमुना नदी के किनारे इस शहर की स्थापना की गई थी, इस नगर की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों होता क्या है, 19 फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारकबाद सोचते क्यों न मेरे द्वारा स्थापित इस नगर का मैं भ्रमण करूं। ये निरीक्षण करने जाते हैं इस नगर का, मुबारकाबाद का। कौन? मुबारक शाह। कब जाते हैं? 19 फरवरी 1434 ईस्वी में। इसी तिथि को
इनके वजीर के द्वारा वहीं पर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? मुबारकाबाद में। किसकी? मुबारक शाह में। वजीर का नाम क्या है? वजीर का नाम याद रखेंगे जिसने षड्यंत्र रचा था और इनकी हत्या कर दी थी, तो वजीर का नाम था सरवर उल मुल्क। क्या नाम था? सरवर उल मुल्क के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, किसने हत्या की है मुबारक शाह की? सरवर उल मुल्क ने हत्या की है। और ये वजीर थे, किसके वजीर थे? मुबारक शाह के वजीर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1434 ईस्वी में इनका शासन समाप्त हो जाता है। अब अगले शासक कौन बनते हैं सैयद वंश के? तो अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन थे? तो ये मुबारक शाह के दत्तक पुत्र थे। कई बुक्स में भाई भी बताया गया है कि ये मुबारक शाह के भाई थे, ठीक है। और कई बुक में बताया गया है, कई किताबों में बताया गया है कि दत्तक पुत्र थे। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। इनका शासन कब से कब तक चलता है सैयद वंश पे? तो 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह सैयद वंश के राज सिंहासन पर विराजित रहते हैं। अगले शासक कौन हुए? मोहम्मद शाह। देखिए अब तक 3 हो गए, खिजर खां पढ़ा हमने, मुबारक शाह पढ़ा, चौथे शासक हुए मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल डिस्कस किया। दत्तक पुत्र थे, कई बुक्स में भाई भी बताया गया है मुबारक शाह के। तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे आप। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी, जो कि इनके अधीनस्थ काम करते थे, काफ़ी अच्छा मानते थे, और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह के द्वारा खाने खाना की उपाधि दी गई थी। किसकी? खाने खाना की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये मालवा के शासकों से बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। कौन से साम्राज्य की? सैयद वंश के साम्राज्य की रक्षा की थी। इसीलिए बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, खाने खाना की उपाधि। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह अपने पुत्र के समान रखते थे, है ना। काफ़ी उत्कर्ष समय था बहलोल लोदी के लिए, ये वाला जो समय था जब मोहम्मद शाह शासक थे सैयद वंश के, है ना। पुत्र के समान मानते थे मोहम्मद शाह बहलोल लोदी का। और बहुत कम होता है जब किसी अधीनस्थ कर्मचारी को शासक अपने पुत्र के समान समझता है। मृत्यु, मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, साधारण तरीके से। अब शासक कौन बनता है सैयद वंश का? तो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक भी हुए और चौथे शासक हुए, और अंतिम शासक भी अलाउद्दीन आलम शाह हैं। कब से कब तक इनका शासन रहा? तो 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह का शासन सैयद वंश के राज सिंहासन पर रहा। अंतिम शासक थे सैयद वंश के, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों यहाँ पे है ना, किसी भी डायनेस्टी को जब हम पढ़ते हैं तो जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अंतिम शासक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सके तो आप एक चार्ट बना लीजिए, सारी डायनेस्टीज के नाम लिखिए, उनके प्रथम शासक कहने का अर्थ है संस्थापक, जो फाउंडर है उनके नाम लिख लीजिए, और अंतिम शासक जो है उनके भी नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई इस फलाने वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आप एक ऐसा चार्ट भी तैयार कर लीजिए ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो। तो सैयद वंश के अंतिम शासक हुए अलाउद्दीन आलम शाह। अयोग्य शासक थे। वैसे तो मोहम्मद शाह के समय से ही बहुत लूज हो चुका था सैयद वंश, है ना, का लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन ये अयोग्य शासक फिर आ गए अलाउद्दीन आलम शाह, तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, इसीलिए ये अंतिम शासक है। शासन के अंतिम समय में क्या करते हैं, ये अपने वजीर से इनकी लड़ाई हो जाती है ना। अयोग्य शासक थे, शासन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वजीर से इनकी क्या हो जाती है, द्वंद्वता हो जाती है, एक लड़ाई हो जाती है छुटमुट। तो ये क्या करते हैं, ये बदायूं चले जाते हैं। शासन के अंतिम समय में ये बदायूं नामक क्षेत्र पे चले जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, और कार्यभार किसको सौंप कर चले जाते हैं, इनके वजीर हमीद खां को सौंप कर चले जाते हैं। मतलब एक बच्चा रुष्ट नहीं हो जाता अयोग्य, जिसे समझ में नहीं आता है कि मुझ पर जिम्मेदारी है। और वजीर ने कुछ कहा, उन्हें बुरा लग गया, वो निकल गए बदायूं और बोल दिया भाई तुम देखो दिल्ली सल्तनत का काम। किसके हाथों में दे दिया, वजीर के हाथों में दे दिया। वजीर का नाम याद रखेंगे, हमीद खां थे वो। अब इसका फायदा, इस घटना का फायदा किसने उठा लिया, बहलोल लोदी ने उठा लिया। इसका लाभ किसने उठाया, इस इंसिडेंट का लाभ उठाया बहलोल लोदी ने, और बहलोल लोदी ने षड्यंत्र रचकर हमीद खां की हत्या करवा दी और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये घटना कब हुई, 1451 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1451 ईस्वी में हुई। और इस तरीके से अब सैयद वंश का विनाश हो जाता है, सैयद वंश खत्म हो जाता है, दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का अधिकार खत्म हो जाता है। और किस वंश का अधिकार आ जाता है, लोदी वंश का अधिकार हो जाता है। कौन करता है लोदी वंश की स्थापना, तो बहलोल लोदी करते हैं, ठीक है। ये किसकी हत्या करवा देते हैं, षड्यंत्र पूर्वक वजीर हमीद खां की हत्या करवा देते हैं। और यहाँ पर
अलाउद्दीन आलम शाह तो बदायूं पहले ही चले जाते हैं। हमीद खां बचते हैं जो दिल्ली सल्तनत को संभाल रहे होते हैं। षड्यंत्र रच कर बहलोल लोदी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हमीद खां की हत्या करवा देते हैं और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं। कब? 1451 ईस्वी में। और नाम होता है उस वंश का लोधी वंश, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश है। ठीक है, 5वां वंश है, 5th नंबर की डायनेस्टी है, जिसे कल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके से सल्तनत काल पूरा फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे डिस्कस किए। 99% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, 1-8% कुछ छूट जाएगा। तो अगर आपको और कुछ पढ़ना हो किताबों में से तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ लिए ही जाएंगे। आपके 99% क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्स हमने सल्तनत काल में डिस्कस किए वहाँ से, अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी स्वेच्छा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो किताबों में से पढ़ सकते हैं, वो भी लाभदायक रहेगा आने वाले समय में आपके लिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए, किताबें भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सैयद वंश ख़त्म, फिनिश हो गया है। सो कैसा लगा लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और मुझे पता है कि यहाँ तक आपने लेक्चर देख लिया है तो आपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।